नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, पारा मेडिकल के इस बृहद श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में बायोलॉजी सब्जेक्ट से ही रिलेटेड पादप जनन एवं आनुवंशिकी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पार्ट 1 के रूप में बताया था, और इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 के रूप में अभी आपको बताने वाला हूं। चलिए तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, हम लोग पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 तक देख लिए थे। अब हम लोग 22 से लेकर के 40 तक क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 23 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन जीनोटाइप ए यानी कि कैपिटल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी वाला पौधा कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न करेगा। तो आप क्वेश्चन निश्चित रूप से आप लोग भी इसको पढ़ लिए होंगे। तो हम लोग सीधा अब इसका आंसर देखते हैं कि ऑप्शन क्या दिया गया है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या है। ऑक्सोट्रॉफ है। क्या प्रश्न है? ऑक्सोट्रॉफ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन कि ऑक्सोट्रॉफ है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है पौधा जो सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए उद्दीप्त होता है। क्या है? पौधा जो सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए उद्दीप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है पौधा जो स्वयं कार्बोहाइड्रेट निर्मित करता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है उत्परिवर्ती जो एक या अधिक आवश्यक यौगिक बनाने की क्षमता खो देता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है जीवधारी जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग फिर से इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि प्रश्न क्या है। ऑक्सोट्रॉफ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्परिवर्ती जो एक या अधिक आवश्यक यौगिक बनाने की क्षमता खो देता है। इस प्रश्न का सही आंसर यही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न है बारबरा। क्या है? बारबरा मैकक्लिंटॉक प्रसिद्ध है। बारबरा मैकक्लिंटॉक प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है मक्का में जंपिंग जीन की खोज के लिए। ऑप्शन नंबर बी मक्का में उत्परिवर्तन के लिए। ऑप्शन नंबर सी गेहूं में जंपिंग जीन की खोज के लिए। और ऑप्शन नंबर डी चावल में उत्परिवर्तन के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि मक्का में जंपिंग जीन की खोज के लिए प्रसिद्ध है। कौन से चीज़? बारबरा मैकक्लिंटॉक प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए प्रश्न है, प्रश्न नंबर कितना? 26। प्रश्न क्या है? प्रथम पौधा जिसमें लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय आधार ज्ञात किया गया है। प्रश्न क्या है? प्रथम पौधा जिसमें लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय आधार ज्ञात किया गया है। तो ऑप्शन क्या है? मेलेंड्रियम, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी रियूमेकस, ऑप्शन नंबर सी एस्फेरोकार्पस, ऑप्शन नंबर सी कॉक्सीनिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्या? कि मेलेंड्रियम हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि प्रश्न नंबर कितना है? 27 है। तो प्रश्न क्या है? देखिए
पॉलीओट्रोपिक लक्षण जीन का वह गुण प्रदर्शित करता है जिसे कहते हैं। क्या प्रश्न है? पॉलीओट्रोपिक लक्षण जीन का वह गुण प्रदर्शित करता है जिसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, अप्रभावी जीन पर प्रभावी होना, या फिर एक से अधिक रूप प्रदर्शित करना, या फिर एक से अधिक फिनोटिपिक अभिव्यक्तियां प्रस्तुत करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्या? कि एक से अधिक फिनोटिपिक अभिव्यक्तियां प्रस्तुत करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि प्रश्न कितना है? 28 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है? 1959 में, क्या प्रश्न है? 1959 में कृत्रिम डीएनए के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रश्न क्या है? 1959 में कृत्रिम डीएनए के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है कोरेनबर्ग को, ऑप्शन नंबर बी ओकोआ को, ऑप्शन नंबर सी मेथाई को, ऑप्शन नंबर डी नीरेनबर्ग को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। किन्हें मिला था कृत्रिम डीएनए के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार? तो कोरेनबर्ग को मिला था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है कि एक बहुगुणित, क्या है? एक बहुगुणित जाति जिसमें एक ही जाति के जीनोम होते हैं कहलाती है। प्रश्न क्या है? एक बहुगुणित जाति जिसमें एक ही जाति के जीनोम होते हैं कहलाती है। तो ऑप्शन देखिए, स्व बहुगुणित कहलाता है, या फिर पर बहुगुणित कहलाता है, या फिर उभय द्विगुणित कहलाता है, या फिर विषम गुणित कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। क्या? कि स्व बहुगुणित कहलाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फिर से इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं, चूँकि हमें यह समझ में क्वेश्चन नहीं आया है तो हम लोग फिर से इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन है एक बहुगुणित जाति जिसमें एक ही जाति के जीनोम होते हैं कहलाती है। तो क्या कहलाता है? यह स्व बहुगुणित कहलाता है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको जो भी क्वेश्चन दिखला रहा हूँ निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता होगा। तो हमें इस चीज़ को लेकर के घबराना नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि बॉटनी चैप्टर ही एक ऐसा चैप्टर है कि हम इसको प्रैक्टिकल में नहीं देख पाए हैं, तो यह निश्चित रूप से आपको बोरिंग विषय लगता ही होगा। हम लोग को घबराना नहीं है। हम लोग को अगर समझ में नहीं आता है तो क्या कर लेना है, इसको एक बार रट लेना है। क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पास करने हैं, तो हम लोग उसी के लिए हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि डी ब्रीज के उत्परिवर्तन, क्या क्वेश्चन है? डी ब्रीज के उत्परिवर्तनवाद के लिए प्रसिद्ध पौधा है। क्वेश्चन क्या कहता है? डी ब्रीज के उत्परिवर्तनवाद के लिए प्रसिद्ध पौधा है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है ट्रिटिकम वल्गेयर, क्या है? ट्रिटिकम वल्गेयर। ऑप्शन नंबर बी आइनोथेरा लेमार्कियाना। ऑप्शन नंबर सी पाइसस एस्टाइवम। और फिर डी नंबर कहता है पाइमूला साइनेंसिस है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्या? कि डी ब्रीज के उत्परिवर्तनवाद के लिए प्रसिद्ध पौधा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइनोथेरा लेमार्किनिया है। क्या है? आइनोथेरा लेमार्कियाना। क्या है? आइनोथेरा लेमार्कियाना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए, आगे है प्रश्न नंबर कितना है? 31 नंबर प्रश्न है।
तो प्रश्न क्या कहता है, पॉलीपेप्टाइड को प्रेरित कर सकते हैं। प्रश्न क्या है, पॉलीपेप्टाइड को प्रेरित कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, IAA के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी काइनेटिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी GA के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कोलचिसिन के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है कि पॉलीप्लाइडी को प्रेरित कर सकते हैं। किसके द्वारा, कोलचिसिन के द्वारा इसको प्रेरित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है कि प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न, लाइगेज नामक एंजाइम का कार्य है। क्या है, लाइगेज नामक एंजाइम का कार्य है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है DNA को छोटे टुकड़े में तोड़ना, ऑप्शन नंबर बी कहता है DNA के टुकड़ों को जोड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि विप्राकृतिकरण के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी DNA के रज्जुओं को अलग करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्या कि लाइगेज नामक एंजाइम का कार्य क्या होता है कि DNA के टुकड़ों को जोड़ना इसका कार्य होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है, प्रश्न नंबर कितना है, 33 है। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में संलग्नता को नहीं पहचान सके क्योंकि। प्रश्न क्या है, मेंडल अपने प्रयोगों में संलग्नता को नहीं पहचान सके क्योंकि। ऑप्शन देखिए, अनेक गुणसूत्रों को देखना था, ऑप्शन नंबर बी उनके द्वारा लिए गए लक्षण भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर स्थित थे, ऑप्शन नंबर सी उनके पास शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी नहीं था, ऑप्शन नंबर डी उन्होंने केवल शुद्ध पौधों का अध्ययन किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि उनके द्वारा लिए गए लक्षण भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर स्थित थे। तो हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि मेंडल अपने प्रयोगों में संलग्नता को नहीं पहचान सके क्योंकि उनके द्वारा लिए गए लक्षण भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर स्थित थे। इस प्रश्न का यही सही आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने किया था। बहुत ही आसान सा सवाल है और बच्चा वाला सवाल है। तो आप लोग निश्चित रूप से इस प्रश्न का आंसर दे भी पा रहे होंगे कि कोशिका की खोज किसने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने किया था। और यह आपसे अगर ईस्वी पूछ लिया जाएगा कि कब किया था, तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। तो आप जान गए विकासवाद का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया था, आप यह भी जानते ही होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। देखिए प्रश्न क्या है कि प्रोकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है। कौन सा कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है केंद्रक कला, ऑप्शन नंबर बी कहता है केंद्रिका, ऑप्शन नंबर सी कहता है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है। तो क्या सब हो जाता है, केंद्रक कला अनुपस्थित रहता है, केंद्रिका अनुपस्थित रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आप आंसर क्या कहिएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका को क्या कहता है कि अर्ध विकसित कोशिका भी कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। क्या क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। प्रश्न नंबर कितना है, 36 है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइडेन एवं स्वर्ण ने कोशिका सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर कर भी पा रहे होंगे और कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि इसका आंसर नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर कर भी पा रहे होंगे, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सवाल नहीं आप कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा हल्का सवाल तो यह सवाल जरूर ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? स्लाइडेन एवं श्वान के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर है 37। प्रश्न देखिए, कौन सा कोशिकांग इकाई झिल्ली रहित होता है? क्या है प्रश्न? कौन सा कोशिकांग इकाई झिल्ली रहित होता है? तो ऑप्शन देखिए, लायन काय, क्या है? केंद्रक, और फिर राइबोसोम, और फिर हरित लवक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्या चीज़? राइबोसोम में क्या होता है कि कोशिका इकाई झिल्ली इसमें नहीं पाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर कितना है? 38 है। प्रश्न नंबर 38 देखिए। 38 नंबर प्रश्न है कि रिक्तिका, क्या है? रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली कला कहलाती है। क्या है? रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली कला कहलाती है। तो ऑप्शन क्या है? प्लाज्मा लेमा, ऑप्शन नंबर बी टोनोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर डी कोशिका झिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि टोनोप्लास्ट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। तो हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली कला कहलाती है। तो क्या कहलाता है? यह टोनोप्लास्ट कहलाता है। इसके अतिरिक्त भी मैं आपको एक दो बात बता देता हूँ कि कोशिका भित्ति यह सिर्फ और सिर्फ पादप जगत में पाया जाता है और कोशिका झिल्ली यह दोनों में पाया जाता है, यानी कि जंतु और पादप दोनों में यह पाया जाता है। यह भी चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 39। प्रश्न क्या है? प्रोटीन के संश्लेषण का स्थल है। क्या है? प्रोटीन के संश्लेषण का स्थल है। तो ऑप्शन देखिए, पर ऑक्सीसोम, ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी एस्फीरोसोम, ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। प्रोटीन के संश्लेषण का स्थल क्या होता है? राइबोसोम होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न और इस सेशन का सबसे लास्ट प्रश्न यही है। क्या? कि लाइसोसोम में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। प्रश्न क्या है? लाइसोसोम में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है जल अपघटनी एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी कहता है लाइपोप्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी कहता है पॉलीराइबोसोम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी कहता है डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है कि लाइसोसोम में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यही रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पादप जनन एवं आनुवंशिकी चैप्टर से संबंधित हैं। तो अभी मैं आपको पार्ट 1 एवं पार्ट 2 करके यहाँ पर मैं आपको 40 क्वेश्चन करवाने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद है कि आपको इस 40 क्वेश्चन में आपको 25 से 30 क्वेश्चन भी आप इस प्रश्न में सही कर पा रहे होंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कुछ ज़्यादा ही थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता है। आप कोई भी किताब लेकर के थ्योरी ज़रूर पढ़ लें। अभी मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा थ्योरी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि समय की कुछ थोड़ा कमी है। तो हम यहाँ पर आपको MCQ क्वेश्चन को ही यहाँ पर करवा रहा हूँ और
अगर आपका इसी तरीके से आपका अगर प्यार मिलता रहेगा तो हम जल्द ही आपको अगले वीडियोज़ भी आपको देते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।